नमस्कार दोस्तों, वर्ष 2014 के समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का हम लोग प्रश्न पत्र देख रहे हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग इसको कंप्लीट देखेंगे और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर क्रम से है, ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा अक्षर लुप्त है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते हैं कि एल के बाद के लिखा है, लास्ट में जाएंगे तो वहां पर लिखा है के बाद एम, अर्थात एल के बाद के बाद एम आएगा। ये एक सीरीज है और उसके बाद आ रहा है एन, यानी कि कुल मिलाकर के हमें ये सीरीज कंप्लीट करनी है एल के एम एन। ठीक है, मैंने बताया कि स्टार्टिंग का 2 देखेंगे और के बाद क्या आ रहा है वो देखेंगे और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एल के एम एन, एल के एम एन, एल के एम एन, तो एम के एल एन जो होगा वो आंसर होगा और इस प्रकार सी जो है वो आंसर है। गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश कहता है कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है ना, गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश कहता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मैं उनकी माँ के, मतलब गीता की माँ के पुत्र का, गीता की माँ का पुत्र मतलब वो खुद, ठीक है, और का नहीं, सॉरी, गीता की माँ का पुत्र का इकलौता पुत्र, यानी कि कुल मिलाकर के जो गीता की माँ का लड़का है, ठीक है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। और गीता कौन है, तो गीता इनकी क्या लगेगी, रमेश की ये बुआ लगेगी। समझ में आ रहा है, कैसे समझाता हूँ फिर से। देखिए, कहता है कि मैं उनकी माँ, एक मदर मानिए, ठीक है ना, के पुत्र, जो भी सन होगा उसका पुत्र, ठीक है ना, तो गीता की ओर इंगित करते हुए कहता है, यानी कि गीता कहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी। तो गीता की माँ के, ये गीता है, निगेटिव, निगेटिव मतलब होता है लेडीज, ठीक है ना, प्लस मतलब हो जाएगा जेंट्स, और ये माँ है। तो गीता की माँ के पुत्र का पुत्र, तो ये क्या लगी, ये क्या लगी, इसके पिता की बहन लगी, ठीक है ना, यानी कि बुआ लगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। आयत, रेखा, त्रिभुज, बिंदु, कोण। तो बिंदु से शुरू करेंगे, बिंदु हो जाएगा, फिर रेखा हो जाएगी, फिर कोण हो जाएगा, फिर त्रिभुज हो जाएगा और फिर आयत हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 4, ठीक है, 2 5, 4 3 2, 4 2 5, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हम लोग का, कहता है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन आएगा। तो यहां पर देखिए प्रश्नवाचक है, पूछ रहा है इसके स्थान पर कौन आएगा। ठीक है, तो ए डी एच एफ आई एम प्रश्नवाचक एन आर है। तो डिफरेंस देख लेते हैं। ए से 3 अक्षर का डी का डिफरेंस है, डी से 4 अक्षर का एच का डिफरेंस है, यानी कि ए में 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा। एफ जी एच आई, यानी कि 3 अक्षर में आई आ रहा है। आई जे के एल एम, यानी कि 4 अक्षर में ये आ रहा है। तो किस में एन आएगा, ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका 3 अक्षर, आई जे के एल एम एन, तो यहां पर के आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर के आंसर है। ठीक है, ऑप्शन इसी में कहीं छुपा हुआ है इसके नीचे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, के आ रहा है। मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विजातीय चुनिए, मतलब कौन सा इसमें डिसिमिलर है। ठीक है, डिसिमिलर है। तो ए जेड सी एक्स लिखा है, एल ओ एम एन लिखा है, जी टी एच आर लिखा है और ई वी एफ यू लिखा है। तो इसमें पूछता है कौन सा अलग है। तो विपरीत अक्षर हैं, जैसे ए का जेड है, सी का एक्स है, ठीक है, लेकिन ए के बाद बी को छोड़ करके सी है, एल एम एन, जी के बाद एच आना चाहिए, जी एच आई। यहाँ पर अगर आई होता तो ये करेक्ट होता, तो जी एच आई ये गलत हो गया। ठीक है, डिफरेंस परफेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न क्या है कि 18/9/1977 को रविवार था। एक जोड़े का विवाह इस दिन हुआ। अगले 15 वर्षों में उनके विवाह की वर्षगांठ में कितने रविवार पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये प्रश्न कैसे हल होगा, काफ़ी आसान प्रश्न है, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली भी जोड़ सकते हैं। जैसे 78 में एक विषम दिन पड़ेगा, 79 में एक, इस तरह जोड़ के सबसे आसानी से बिना गलती के आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि 2 बार वर्षगांठ जो होगी वो रविवार को पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो डी ई एफ, एफ जी
HIJKLMNOPQR आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि z बराबर 26 यानी कि 26वें नंबर पर है, तो नेट बराबर 39, अर्थात कैसे निकालेंगे, तो 14 + 5 + 20 इसी से निकालेंगे। आ गया तो UNT बराबर, तो STUV यानी कि 21 + 14 + 20 यानी कि 4 1 5 2 1 3 2 5, ठीक है ना, 55 आना चाहिए उत्तर। तो सी हो गया ऑप्शन। अगला है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी, तो 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, 6 है, 7 है, 8 है, 4 है, 3 है, 5 है। कैसे सॉल्व हो रहा है, इस तरह से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर से देखते हैं कि किस प्रकार ये सॉल्व होगा। तो अगर हम लोग 5 6 को जोड़ें जिस प्रकार दिया हुआ है, तो 5 6 11, 7 4 11, 0 आ गया, 7 6 13, 8 4 12, 1 आ गया, 11 5 16, 6 3 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है। 6 के घात पर 1/3, तो जब भी किसी के घात पर 1/3 लगाते हैं तो रूट क्यूब रूट इस तरह हो जाता है। 1/4 तो 4th रूट 6 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 12 रूट 245, इसका हो जाएगा 6 रूट 15। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबकी घात बराबर करनी पड़ेगी। एक फंडा इसका सबसे आसान ये होता है। सबसे बड़ी घात देखेंगे क्या है, 1/12 है, सबकी घात 1/12 कर देंगे, तो यानी कि 4/12 4 पर, ठीक है, 6 3/12 कर देंगे, 245 1/12 और 15 2/12। अब 4 चौक 16 चौक 64 चौक जो है 256 हो जाएगा। तो इससे तो ये बड़ा हो गया। फिर इसका करेंगे 6 6 36 छक्के 216, ये छोटा हो गया। फिर इसका करेंगे 15 15 225, यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा ए 256 1/12, यानी कि ऑप्शन ए सबसे बड़ा हो जाएगा। समसमायिकी है तो ये हमें करना नहीं है क्योंकि 2012 का है ये, ठीक है, हमें सीधे करना है विविध का प्रश्न। तो ये सब समसमायिकी है जो हमें छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि समसमायिकी हर वर्ष नया पूछा जाता है, तो हमें ये नहीं करना है। विविध का पोर्शन जहाँ आएगा वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ से विविध है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। सांस्कृतिक विलंबना का कारण जो है वो राजनीति नहीं है, यानी कि संस्कृति में अगर कोई देर हो रही है तो उसका कारण राजनीति नहीं है। देखते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक और अभौतिक। जब भौतिक संस्कृति जैसे विज्ञान, तकनीकी विकास, कंप्यूटर, अन्य साधनों में तीव्र गति से विकास होता है, परंतु अभौतिक संस्कृति जैसे हमारे रीति रिवाज, प्रथाएं अथवा परंपराएं, धर्म, कानून, सामाजिक मान्यताओं में विकास नहीं हो पाता। भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से अधिक तीव्र गति से विकास करके आगे निकल जाती है। ऐसी अवस्था अकबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है कि जब अभौतिक संस्कृति से अधिक तीव्र गति से जो भौतिक संस्कृति है वो आगे निकल जाए, तो अकबर्न कहते हैं कि इसको सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। सांस्कृतिक विलंबना के जिम्मेदार कारकों में राजनीति की गणना नहीं की जाती है। सन 2004 में सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों पर गड़बड़ हुई, तो हुई थी कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आपका इस साइड में पड़ता है, तो कोरोमंडल उत्तरी सरकार, तो इधर हुई थी, या उत्कल तट, ठीक है। आंध्र प्रदेश के काल्स डीवी विदु से तमिलनाडु के केप केमोरिन तक जो है कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो ये भी याद कर लीजिएगा कि आंध्र प्रदेश के काल्स डीवी बिंदु से, बिंदु लिखा हुआ है, और केप केमोरिन कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ तक विस्तार है। और इसमें 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई उसमें बहुत भीषण तबाही मची। इसमें कहा जा रहा है कि सुनामी से भारत सहित दुनिया के कई देशों में तबाही मची। कुल 13 प्रभावित देशों में भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव आदि प्रमुख थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये खत्म हो गया, यहीं पर मुख्य परीक्षा के सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं, 120 प्रश्न, ठीक है। छोटा वीडियो है, तो अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2014 की मुख्य परीक्षा के, या इसको भी कर लेते हैं 2014 की मुख्य परीक्षा का हिंदी भी कर ही लेते हैं, इसी वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। आहूत का विलोम, आहूत का मतलब होता है किसी को बुलाना, तो इसका होता है अनाहूत, यानी कि जिसको ना बुलाया गया हो, ठीक है। अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। अथ मतलब शुरू, इति मतलब खत्म। फिर आता है कि वादी का विलोम क्या होता है, कोई वादी है तो उसको बोल देंगे प्रतिवादी, यानी कि जो एंटी पार्टी है। वादी मतलब जो पार्टी है, ठीक है, और एंटी पार्टी इसकी जो होगी वो प्रतिवादी कहलाएगी। अवर अभियंता होता है तो इसका होता है प्रवर, ठीक है, तो प्रवर अभियंता हो जाएगा इसका।
अभियंता मतलब कि लिखा हुआ आप लोगों ने देखा होगा, इंजीनियर, अवर अभियंता, प्रवर अभियंता। जटिल का विलोम क्या होगा, तो सरल होगा। जटिल का विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी कि जो गलत है। जैसे दृश्य का अदृश्य सही है, आमिष का निरामिष होता है, सामिष नहीं होता, ठीक है ना। आमिष का ये गलत हो जाएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष सही है, आयात का निर्यात ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, कहता है कि वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बताएं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा। वैमनस्यता प्रामाणिक होता है, ये गलत है। कवियत्री होता है, ये भी गलत है। उज्ज्वल ये सही है। उ दोनों ज ही आधा रहता है तो उज्ज्वल होता है, जबकि हम लोग सामान्य भाषा में ऐसे लिखते हैं उ ज वाला, ये गलत है, ठीक है। ये सही है, दोनों ही ज अलग आधा रहता है। और वैमनस्यता जो है इस तरह नहीं लिखा जाता है, वैमनस्यता इस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए वैमनस्य इस तरह लिखा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। कैलाश, दुरावस्था, संन्यास। तो यहाँ पर संन्यास जो है वो सही है। कैलाश में बड़ा सा होगा, प्रत्युपकार में प्रत्यु छोटा वो होगा, और दुरावस्था में दुर्वस्था होती है, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध पूछा हुआ है कि अशुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पर अशुद्ध जो है वो उपरोक्त है, क्योंकि इसका होता है उपरयुक्त, ठीक है ना। क्या होता है, उपरयुक्त होता है। उद्घोष, एकता और तात्कालिक बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है पूछा है। तो यहाँ पर काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ठीक है। तो सदैव से जो है यहाँ पर रही है होना चाहिए, क्योंकि काशी एक स्त्री लिंग का प्रयोग करता है इसके अनुसार, कि काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र है, क्योंकि इस वाक्य में काशी शब्द करता है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, अर्थात यहाँ पर रही होना चाहिए, शेष सभी शुद्ध है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ठीक। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। तो गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये शुद्ध है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये भी सही है। और अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, ये भी सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब दोषों से हीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। मेरे हिसाब से तो 11वां का यही होना चाहिए, ठीक है। तो वही सही है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये सही होना चाहिए। अगला आता है, निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ठीक है, यही सही है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसा ठस शब्द नहीं करेंगे, ठीक है ना। लबालब भले से यहाँ पर यूज़ कर लें, ठीक है। ठसा ठस अनुपयुक्त है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, ठीक है। तो संकेत मात्र लिखा हुआ है और यहाँ पर केवल लिखा हुआ है, तो ये दोनों शब्द का प्रयोग नहीं होगा। केवल संकेत या संकेत मात्र, दोनों में से कोई एक शब्द यूज़ करेंगे। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने को आदेश दिया, तो आदेश नहीं दिया, निबंध लिखने को कहा, ठीक ना। सॉरी, आतंकवाद के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर शब्द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला, जिसे जानने की इच्छा है वो हो जाएगा जिज्ञासु, ठीक है ना। जबकि जिजीविषु का हो जाएगा अधिक समय तक जीने की इच्छा। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको कह देंगे दुर्बोध, ठीक है। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको कहेंगे दुर्बोध, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो पृथ्वी से संबद्ध है, वाक्यांश के एक ले शब्द, उसको बोल देंगे पार्थिव, यानी कि कभी आपने सुना होगा टेरेस्ट्रियल जिसको इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्थिव। अगला है कि जो पहले था पर अब नहीं है, अर्थात भूतपूर्व, जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मंत्रियों के लिए लगता है। जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलेंगे दुर्लभ, ठीक है। फिर अगला हो जाएगा आपका बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, इसको बोलेंगे लिंग्विस्ट बोल सकते हैं। यह बहुभाषिया बोल सकते हैं, बहुभाषाविद। जानने वाला बहुभाषाविद, और अगर बहुत बोलने वाला है तो बहुभाषिया, ठीक है। तत्सम तद्भव में देखेंगे कि ढीठ का तत्सम क्या होगा, तो ढीठ का हो जाता है धृष्ट, ठीक है। ढीठ का क्या हो जाएगा, धृष्ट। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम नहीं है, तो कपूर जो है वो तत्सम नहीं है, कर्पूर होता है, ठीक। तो यहाँ पर डी जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पर कोयल जो है वो तद्भव है, ठीक ना। कोयल का जो होता है वो कोकिल या कोकिला होता है, जबकि आश्चर्य कंटक, कांटा का, उज्ज्वल सफ़ेद का या उजाला का, और आश्चर्य जो है
अचरज का, ये सब तत्सम शब्द था। अट्टालिका का क्या होता है? अटारी। अट्टालिका का अटारी होता है जो सामान्य बोलचाल में यूज़ किया जाता है। अगला तद्भव शब्द पूछा है कि जल, तीन, नग्न और भ्रमर। तो यहाँ पर तीन जो है वो यहाँ पर त्रीणी होता है, तो ये जो है तद्भव शब्द है। जबकि जल का पानी होगा, ठीक है ना, ये नग्न का नंगा और भ्रमर का भंवरा, ये तद्भव शब्द होंगे। करपट का तद्भव क्या होता है, यानी कि कौन सा संस्कृत निष्ठ नहीं है, तो कपड़ा। करपट के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं। विशेषण विशेष्य देखते हैं कि कौन सा विशेषण है, यानी कि शब्द की विशेषता बताता है। तो बनारसी, यानी कि किसी व्यक्ति को बुलाएंगे कि फलानुमा बनारसी है या बनारसी साड़ी का प्रकार है, ठीक है। तो इस प्रकार वो जो है एक विशेषण शब्द हो जाता है। अगला है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि जो कंट्रोल करता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। ये डेफिनेशन याद करिए। दोबारा मैं इस प्रश्न को देख रहा हूँ कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस पुस्तक क्या होगी, पुस्तक क्या होगी आपका यहाँ पर विशेष्य हो जाएगी, यानी कि एक नाउन की तरह वर्क करेगी। जबकि पुरानी क्या होगी, ये विशेषण हो जाएगी, यानी कि ओल्ड क्या है, एक विशेषण है। अगला है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इसमें उस शब्द क्या है, तो सर्वनाम है। कैसा है, तो ये बता रहा है आपको, संकेत दे रहा है कि उस बुक में, ठीक है ना, फलाने पुस्तक में, तो इसलिए उस क्या है, संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। खोटी सी विशेषण किस प्रकार का विशेषण है, तो खोटी सी जो है वो यहाँ पर चांदी खोटी सी मतलब कि गुण दिखाता है, खराब दिखती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही है कि खोटी सी है, मतलब छोटी सी नहीं, खोटी सी मतलब उसमें कुछ कमी है, तो इसका गुण दिखा रहा है। अंतिम प्रश्न जो है वो कर लेते हैं। दना मूल किस प्रकार का विशेषण है, तो दना मूल, तो ये मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये अनिश्चित या अपूर्ण बोधक सही है। अपूर्णांक बोधक जो है विशेषण है, यानी कि इसमें पूरी पूर्णांक का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण। अब ये खत्म हो गया हम लोग का। अब आएगा हम लोग का नेक्स्ट जो पेपर होगा वो 2013 का पेपर होगा, तो इसे हम लोग कर लेंगे जल्दी ही, ठीक है। तो फिर अब जब कल के लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग मुख्य परीक्षा 2013 का पेपर करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द PYQ पर। चैनल छोटा है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।